नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, जातिगत जनगणना से क्या होगा, देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, राज्यों में किस तरह के नए समीकरण बनेंगे। राजस्थान में भी जाति का जो संघर्ष है और जातिगत जो गणित है वो हर राजनीतिक दल के लिए, हर राजनेता के लिए बहुत मायने रखता है। हर विधानसभा और लोकसभा की सीट, यहाँ तक कि लोकल बॉडी के चुनावों में अगर हम बात करें, नगर निकायों में अगर हम बात करें, वहां पर भी जातिगत समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर है। ये हिंदुस्तान की राजनीति का बहुत कड़वा सच है और इसीलिए आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस बड़े फैसले के बाद राजस्थान की राजनीतिक समीकरण पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, संदीप कालवानिया जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आपके पास संदीप जी नजर आ रहे हैं। संदीप जी, बहुत लंबे समय से इस देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही थी। इसको लेकर बहुत जबरदस्त विपक्ष में होड़ मची हुई है कि क्रेडिट किसके खाते में जाए। इस पर खूब चर्चाएं भी हो गई हैं पिछले 24-48 घंटे में कि किस तरह से इसका क्या असर पड़ेगा देश में अलग अलग राजनीतिक दलों के भविष्य पर। वर्तमान आज जो है वो सिर्फ इस फैसले के साथ है, लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला जब तक परिणाम में तब्दील होगा तब तक बहुत गंगा बह चुकी होगी। संदीप जी, कब तक आपको लगता है कि जातिगत जनगणना का काम हो जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, कितना समय केंद्र सरकार को इसमें लगाना चाहिए? देखिए मोना जी, जो जातिगत जनगणना का जो मामला था, जो मुद्दा था, वो हमारा मुद्दा था। कांग्रेस, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे थे, सदन से लेकर सड़क तक लगातार संदीप मांग जी, करते आ रहे थे पिछले बैटिंग दिनों तक। बैटिंग बैटिंग बहुत हो गई। मैंने पहले ही कहा 48 घंटे, 24 घंटे और पिछले कुछ समय से बैटिंग बहुत हो गई राहुल गांधी जी के लिए। मेरा सवाल आप ठीक से गौर से सुनिए, अगर नहीं सुना है तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सरकार को कितने समय में इसके क्रियान्वयन के काम को पूरा करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इस पर? देखिए मोना जी, जो हमारा जो मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि जितना जल्दी हो जाए, एक टाइमलाइन तय करना चाहिए राज्य केंद्र सरकार को कि ये कब तक किया जाएगा। मगर इन्होंने सिर्फ घोषणा की है, घोषणा के बाद में इन्होंने ये टाइमलाइन एक फिक्स नहीं की है कि ये कब तक हो जाएगा। अभी बजट भी देखा जाए तो बजट भी जो जनगणना है उसके हिसाब से उनको 500 करोड़ के आसपास इन्होंने को बजट आवंटित कर रखा है। तो हमारी लगातार मांग ये है कि जितना जो भी आप जातिगत जनगणना करवाना चाह रहे हैं उसके लिए एक पूरी शेड्यूल जारी होना चाहिए। कब तक हो जाएगा, कब तक नहीं होगा, हमारी तो लगातार मांग है कि ये जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अभी परिसीमन होना है 2026 में, तो उससे पहले होना चाहिए और एक टाइमलाइन जारी करना चाहिए 2026 से केंद्र पहले सरकार होना को। चाहिए। 2026 आने में तो अब क्योंकि तकरीबन क्योंकि क्यों नहीं 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 नहीं, उसका उसका कारण भी है, क्योंकि अपनी जो जनगणना है 2021 में हमारी अभी लंबित है। वो किसी भी कारण से केंद्र सरकार ने लंबित रखी है, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी कर लिया जाए वो ज्यादा देश के विकास और सामाजिक ताने बाने के लिए ठीक रहेगा। मोना जी, राजकुमार जी, कितना समय सरकार ने तय किया है? कोई डेडलाइन बनाई है? अभी तक खुलासा नहीं है, लेकिन भीतर खाने चर्चा हो रही हो कि भाई कब तक, क्या कुछ, कैसे सरकार का रोड मैप रहेगा इसको लेकर? देखिए मीना जी, मैं आपको इसके लिए मैं बता दूं, आपने बड़ा सीधा और सपाट रूप से सवाल किया है कि इसमें टाइमलाइन क्या है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1931 में अंग्रेजों के समय में पहली बार जातिगत जनगणना हुई। उसके बाद से कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई। 2011 में मोदी, जो मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने जातिगत जनगणना करने का आश्वासन दिया था, परंतु वो भी जातिगत जनगणना नहीं करा पाए और बात को टालम टोल कर गए। अब पहली बार मोदी जी ने अपने जो दृढ़ निर्णय है, दृढ़ निश्चय है और देश के विकास में जो उन्होंने दृढ़ निश्चय से कठोर निर्णय लेने का जो उन्होंने काम किया है, उसके तहत उन्होंने पहली बार हिम्मत दिखाते हुए घोषणा की है कि जातिगत जनगणना की जाएगी, जो कि विगत लंबे 60 साल तक कांग्रेस अपने शासनकाल में कभी नहीं कर पाई। उसकी घोषणा मोदी जी की सरकार ने की है और मेरा मानना है कि ये जो घोषणा है
ये बहुत जल्दी ही हमारी सरकार अमल में लाएगी, क्योंकि जब हमने घोषणा कर दी है तो ये हमारा फर्ज भी बनता है, हमारा दायित्व भी बनता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी करें। परंतु जातिगत जनगणना करना कोई इतना आसान नहीं है। 150 करोड़ की आबादी का हमारा देश है, इसमें जातिगत जनगणना करने में थोड़ा समय लग सकता है, परंतु फिर भी प्रयास यही रहेंगे कि जातिगत जनगणना हो, जिससे पता लग सके किस देश में कितनी जाति के कितने लोग रहते हैं, किस धर्म के कितने लोग रहते हैं, कौन हिंदुस्तान में रहकर किस धर्म का पालन कर रहा है और कितना उसका योगदान इस देश के विकास में है और नहीं है। इस चीज के लिए जाति गणना जल्दी ही, हमारे हिसाब मेरा मानना है जल्दी ये जाति की जनगणना पूरी होगी। इससे पता चल जाएगा कि देश के विकास में कौन कितना योगदान दे रहा है जातिगत जनगणना से। ये भी राजकुमार जी ने याद दिलाया कि 1931 में आजादी से पहले हुई थी और 1931 से 2021 आ गया। 90 साल का सफर जिस काम को करने में पूरा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करने में नरेंद्र मोदी की सरकार कितना समय ले सकती है, राजीव तिवारी जी? देखिए, जो गवर्नमेंट अभी तक कहती थी जिसके नेता की बटेंगे तो कटेंगे, वो अचानक कैसे एकदम से जातिगत जनगणना पे आ गए। हमको सबसे पहले तो इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा मानस परिवर्तन हुआ कैसे, जो अभी तक विपक्ष की सारी इस प्रकार की मांगों को सिरे से नकार रहे थे बिल्कुल। और योगी जी ने तो नारा भी वहां से दिया था, अयोध्या या कहाँ से, वो चुनावी रैली में किस वजह चुनाव की थी कि तो बटेंगे तो कटेंगे, और वो फिर पूरे भारत में बीजेपी का एक ध्येय वाक्य बन गया था। अब ये जातिगत जनगणना ऐसे समय में जबकि पहलगांव का अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाएं और तैयारियां, और रोज मतलब मीडिया वाले पिले पड़े थे कि बस आज युद्ध हो गया, अभी युद्ध हो गया, और उस बीच में एकदम से कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही थी उसमें लोग तो ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं सामरिक कोई निर्णय होंगे, और ये जनगणना का निर्णय आ गया उसके बीच में। तो अभी तो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये हुआ कैसे, और ना ही गवर्नमेंट ने कोई अभी टाइमलाइन दी है। अब एक कहीं खबर चल रही थी बीच में मीडिया में कि सितंबर से शुरू हो सकती है, संभव है। तो सितंबर में त्योहारी सीजन में ये करा के देश में बवाल मचवाने को कौन रिस्क लेगा? 20 अक्टूबर को दिवाली है, उससे पहले नवरात्र है और दशहरा है, तमाम त्योहार हैं, तो सितंबर से तो हो नहीं सकती है। अब सरकार इसको कब कराएगी, ये तो अचानक जिस तरीके से ये निर्णय सामने आया है मंत्रिमंडल का, वैसे ही किसी दिन अचानक निर्णय आएगा कि साहब फलाने टाइम से कीजिए। तो इसका अभी कोई भी व्यक्ति ये जवाब नहीं दे सकता कि कब तक हो सकती है। तो और अभी होने का किसी भी दल को कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, अगर सितंबर से भी होगी तो पंचायत चुनाव नवंबर में है, तो जनगणना के रिजल्ट नहीं आएंगे, और विधानसभा चुनाव 28 में होने वाले हैं, और लोकसभा के चुनाव 29 में होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अब बीच में कुछ अगर ये कराते भी हैं तो ये बहुत, मेरे को तो लग रहा है कि एक तरीके की घोषणा भरी है, अभी कब होगा कब नहीं होगा। जनगणना भले ही हो जाए, जातीय जनगणना होगी उसमें, या फिर वैसे ही होगी जैसे मनमोहन सिंह सरकार ने करी थी कि उसके रिजल्ट भी जारी नहीं किए। इसी बात पे मैं आना चाह रही थी राजीव और उसके तिवारी रिजल्ट भी जारी नहीं किए अभी तक। बिल्कुल, क्योंकि तो ये भी हो सकता है। जब विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था तो सत्ता पक्ष की तरफ से यही तर्क दिए जा रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह या कांग्रेस की पिछली सरकारों ने जातिगत जनगणना कराने के बाद भी टेबल क्यों नहीं की थी, आज तक क्यों नहीं कर पाई, ये तर्क थे। और आज इन तर्कों के बाद भी अगर बीजेपी इस स्थिति में आई है, इस तरह का फैसला करने की समय जो चुना है, एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और दूसरी तरफ ऐसा समय जिस दिन सबसे ज्यादा इस देश की जनता को अपेक्षा थी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीपीपीए की बैठक, तमाम जो पॉलिटिकल अफेयर्स जो कमेटी है उसकी बैठक,
मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक, और इन बैठकों के बाद निकला क्या? तो मतलब जगदीश शर्मा जी, ये सिर्फ नैरेटिव बनाने का उपयुक्त समय है। ये एक समय पास करके जनता को भ्रमित करने की चाल है। और अभी भी राजकुमार जी जो कह रहे हैं कि 1931 में तो बहुत बहुत सोची समझी योजना के तहत अभी से प्लानिंग ये भी, या अभी से मतलब पिचिंग इस तरह की भी हो रही है कि भाई देखो 31 से जो काम हुआ उसको करने में हम वापिस 31 आ जाए तो क्या दिक्कत? मीना जी, ऐसा है ना, मेरे समझ में आया है जातिगत जनता का जनगणना के बारे में बोला गया है। ये मुझे लगता है कि 26-27 के साल जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जनगणना कब से शुरू होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले हमारे जिले और तहसील और पंचायतें, इनका लिमिटेशन फाइनल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये चीजें चेंज हो गई है। कहीं किसी गांव को दूसरे तहसील में कर दिया गया है, तहसीलें बदल गई हैं। हमारे राजस्थान में ही आप देखिए कई जिले नए बन गए हैं, उनका अभी बाइफर्केशन हुआ नहीं है कि कौन सी तहसील किसके अंदर में आएगी और कौन सी ग्राम पंचायत को किस तहसील में रखा जाएगा। तो ये लिमिटेशन का जो काम है ये फाइनल होकर नोटिफाइड होगा। सबसे पहले ये नोटिफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर गणना का काम शुरू होगा। इस बीच इसकी प्रिपरेशन कर ली जाएगी, जो फॉर्म वगैरह बनवाने हैं, जो रजिस्टर बनवाने हैं, जो पब्लिसिटी का मटेरियल है, जो अगर मान लीजिए इसको टेक्नोलॉजिकल उस पर बनाया जाएगा तो उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार किए जाएंगे, डाटा इकट्ठा किया जाएगा, तब जाकर ये जनगणना का काम पूरा होगा। लेकिन एक दफे स्टार्ट हो जाएगा तो 6 से 8 महीने इसमें लगेंगे जनगणना करने में, और फिर उसके बाद उसका टैबुलेशन होगा, तब जाकर इसके रिजल्ट सामने आएगा। तो मैं मानता हूं कि 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर में जातिगत जनगणना के रिजल्ट फाइनल सामने आ जाएंगे। अब जहां तक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, देखिए बहुत सारी विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो तो पहले से मांग कर रहे थे। राहुल गांधी तो भाषणों में कहते थे कि ये करवा के छोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से उसके पॉलिटिकल फॉल आउट के बारे में विचार विमर्श में लगी हुई थी। मेरी ऐसी मान्यता है कि जातिगत जनगणना अगर हम करवाएं तो हमारी पार्टी को क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। उनको भी ये लगने लगा कि अगर करवा देंगे हम तो हमको पॉलिटिकली भी लाभ मिल सकता है इस चीज का। तो ये इस निर्णय पे पहुंचने के बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो अपोजिशन की तरफ से चलाया जा रहा था उसको अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने जातिगत जनगणना की घोषणा ही कर दी। अब वो प्रक्रिया पूरी सेटअप होगी, उसका प्लान बनेगा, और जैसा मैं बता रहा हूँ कि पहले लिमिटेशन पंचायत, ग्राम पंचायत, तहसील, नगर पालिका, शहर, इनकी लिमिटेशन फाइनल की जाएंगी कि कौन से किस जगह तक जो है ये इस शहर में आती या किसी ग्राम पंचायत में आती। इस तरीके से लिमिटेशन हो जाएगा। उसी क्लासिफिकेशन के साथ फिर गणना शुरू होगी। तो ये गणना होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, अभी स्टार्ट होने में ही वक्त लगेगा। जी ये राजीव जी अभी सितंबर की बात कर रहे थे, किसी ने छोड़ भी दिया क्योंकि मीडिया में भी आई है सितंबर की बात। तो मुझे लगता नहीं कि सितंबर अक्टूबर तक ये काम शुरू हो पाएगा, थोड़ा ज्यादा भी वक्त लग सकता है। तो जी पहले तो इसकी प्रिपरेशन करने में ही टाइम लगेगा। जैसा मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे किस्म के फॉर्म बनते हैं इसमें, जिसमें अब तक गणना में जो है वो परिवार का स्ट्रक्चर लिया जाता था, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, कौन कौन घर में है, बुआ रह रही है किसी के घर में, किसी के घर में और रिश्तेदार को रहना पड़ रहा है, वो सारी कैलकुलेशन इसमें आती है। जब ये सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा तब इसका टैबुलेशन शुरू होगा। टैबुलेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा कि जातिगत आधार पर। अब एक बात उठाई राजीव जी ने कि बटोगे तो कटोगे, उसका जातिगत जनगणना से क्या लेना देना है, क्योंकि वो तो बटोगे तो मतलब ये है कि हिंदुस्तान के लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे। पहले से उदाहरण है, इतिहास पढ़ा हुआ है, जब जब बटे तब तक कटे।
कितने ही उदाहरण हमारे देश में मौजूद है। राजाओं के यहाँ पर भी रियासत काल में भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तब भी जब बटे वो और कटे, जब राजाओं ने संयुक्त रूप से एक होकर युद्ध लड़े तो जीते। तो ये एक नारा जो है वो अलग ढंग का है, उसका जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। जरूरी नहीं लेकिन कि राहुल गांधी जातिगत की मांग के जनगणना में बाद हर ही उसी परिप्रेक्ष्य में ही योगी जी ने ये नारा दिया था उस समय, आप अगर आपको याद हो तो। नहीं, वो जब राहुल तो गांधी ने राजनीतिक पदयात्रा लड़ाई में थी। ये मांग चुनाव करी थी, उसके बाद ही यूपी ये में नारा आगे आया यूपी था। राजीव जी, यूपी में 10 बाई इलेक्शन चल रहे थे, होने वाले थे, तब ये नारा आया था सामने, और वो तब योगी जी ने दिया ध्रुवीकरण, था। धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए था वो नारा, बजाय कि हाँ, जातिगत जातिगत बांटने गणना के। से उसका कोई लेना देना नहीं था। नहीं, पर और ये जातिगत उसके बाद तो महाराष्ट्र में चले जनगणना गया, में महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे तब महाराष्ट्र में चला था, तब और जगह चला था। अब अगर आप इसी को मानते हैं तो देखिए 2026 में बिहार और बंगाल जैसे चुनाव इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, केरल होने वाला है 27 तक जो है, ये 3-4 जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेट हैं वहां पर इलेक्शन होंगे। और उसके बाद 27 में यूपी विधानसभा का इलेक्शन, जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है और सबसे बड़ा स्टेट है। इस तरीके से 29 में, चूंकि 28 में हमारे जो है राजस्थान विधानसभा का इलेक्शन होंगे, 29 में पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले पहले जो है जाति गणना के आंकड़े सामने आ जाएंगे। जी मेरी ऐसी मान्यता है कि उससे पहले पहले आंकड़े सामने आ जाएंगे, जी इलेक्शन में इनका राकेश, उपयोग होगा। इलेक्शन में इनका उपयोग होगा। ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े केंद्र की सरकार सामने लाएगी। राकेश वशिष्ठ जी, ये भी बहुत बहुत दूर की बात है, सरकार आंकड़े सामने लाएगी या नहीं लाएगी, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी की सरकार ने इस वक्त नैरेटिव अपने पक्ष में, जो लोग जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं उनको अपने पक्ष में लाने में कामयाबी हासिल कर ली है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात यह है कि बीजेपी का जो परंपरागत कोर वोटर है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस फैसले से ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, ये जो लोग हैं, न्यूज 24 पर हम हर दिन ये कोशिश करते हैं कि समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांटने वाले कार्यक्रमों से हम बचें, जातिगत राजनीति का भी हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब मुद्दा इतना संवेदनशील है और देश की सरकार इस पर विचार कर रही है तो हम बच नहीं सकते हैं। सवाल ये राकेश वशिष्ठ जी कि बीजेपी का परंपरागत वोटर इस बात से नाराज है, एक नैरेटिव ये भी आ रहा है, एक खबर ये भी आ रही है कि ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय ये सोच रहे हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। क्या आपको लगता है कि राकेश जी ऐसा फीडबैक सोसाइटी से, ऐसे लोगों का रिएक्शन देख रहा है? राकेश जी, देखिए मीना जी, जिस तरीके से ये घोषणा हुई वो लोगों को बड़ी अप्रत्याशित लगी, लेकिन अगर हम भूतकाल में देखें मार्च के महीने में आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो बेंगलोर में हुई थी, तो उस समय आरएसएस ने ये कहा था कि हमें जातिगत जनगणना से कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये इंडिकेशन उस समय मिल गया था। तब तक ये बात चल रही थी जो हमारे राजीव जी कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सारी बात है। दूसरी बात, भाजपा ने हालांकि इसको इनकार नहीं किया, इनकार कभी नहीं किया, लेकिन वो जिस तरीके से इससे घोषणा हुई, जबकि सारी देश के अंदर युद्ध के वातावरण को लेकर के सारी चर्चाएं चल रही थी और लग रहा था युद्धोन्माद हो रहा था, तो उस दौरान एकदम ये किया जाना किसी को पता नहीं था। इस समय संघ सरसंघचालक पीएम से मिलने लगे। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरसंघचालक प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस पर गया बात करने के लिए। हम लोगों का भी कयास यही था कि शायद पाकिस्तान के लफड़े को लेकर के कोई बातचीत हुई होगी, लेकिन जब ये घोषणा हुई तब लगा
कि सरसंघ चालक ने और मोदी जी के बीच में जो बात हुई है वो केवल इसी मुद्दे को लेकर के हुई है और उसकी घोषणा की गई है। अब ये सवाल आया कि 1931 में जो अपनी जनगणना हुई वो हमारी लास्ट जनगणना थी, जिसका आधार आज तक 2025 तक रहा। 2025 तक उसी आधार पर, उसमें कई तब्दीलियां हो गई। आपकी ओबीसी में वोट बन के जातियां नहीं आ गई और इस जनसंख्या में फेरबदल हो गया। और 1947 में देश आजाद होने के बाद जो इधर से उधर आना जाना हुआ लोगों का, उससे यहाँ की सारा डेमोग्राफी चेंज हुई। इन सब बातों को लेकर के मेरे ख्याल ये सारी बातें भाजपा के सामने मजबूरी है कि करना चाहिए। अब भाजपा ने सारे हथकंडे अपना लिए, अब उनके पास और कोई नई राजनीतिक ऐसी कोई पहल नहीं थी जिससे कि अपने वोटरों को और अपनी तरफ आकर्षित कर सके। एक बात और ध्यान आपने रहा होगा मीना जी आपको, तो मोदी कई बार कह चुके थे कि वो रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन लेने की बात करते हैं, दिमाग विचार विमर्श चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब तक चाहे वो एससी का रिजर्वेशन हो, चाहे वो एसटी का रिजर्वेशन हो, चाहे ओबीसी का रिजर्वेशन हो, इसमें कुछ चुनिंदा जातियों के लोगों का ही वर्चस्व कायम रहा और उन्हीं का दबदबा रहा। इसको वो वोट बैंक ऐसा था, कुछ तो भाजपा के पक्ष में जरूर था, लेकिन ज्यादातर वोट उसके खिलाफ था भाजपा के। तो इसको कैसे किया जाए, इसके लिए उनका विचार ही चल रहा था कि हाशिए पर जो जातियां हैं उनको लाने के लिए इस तरह का रिजर्वेशन से रिजर्वेशन किया जाए और किया जाए। अब यह हो कैसा सकता था, अपने पास जातिगत आंकड़े थे नहीं। तो ये जो जनगणना होगी इसमें जातिगत आंकड़े बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे, सारी बातें होंगी और उसको उनको अपने डेटा फीड करेंगे, उनको ये पता लगेगा कि कौन सी जाति किस स्थिति में है, उसको अब तक देश की आजादी के बाद या 1931 के बाद क्या लाभ और क्या हानि हुई है। इसका आंकड़ा होने के बाद फिर रिजर्वेशन की बात आएगी कि किसको कैसा क्या रिजर्वेशन किया जाए। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, अब इसका क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा। अब जो बीजेपी का कोर वोटर है, आपने जैसा जिक्र किया ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, उसको जाने के लिए जगह ही कहाँ जाएगा। वो नाराजगी हो सकती है कुछ, इस बात से तो मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि वो बीजेपी को छोड़कर अन्य किसी दल के साथ चला जाए, क्योंकि अन्य दलों में तो उनके विरोधी ज्यादा बैठे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए इसके लिए बैठे हुए हैं। जो कुछ भी उम्मीद है वो भाजपा से भी कर सकते हैं कि वो उनसे कुछ हमको लाभ मिल सकता है और ये हमारे हित की सोच सकती है। ये बात भी सही है कि पहले ब्राह्मण बनियों की पार्टी समझा जाता था भाजपा को, लेकिन अब नहीं है। अब उसका स्तर, उसका व्यापकता बढ़ी है और अन्य जातियों के लोग भी आए हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ। अब सवाल एक और आ रहा है कि कब तक होगी, टाइम तो लगेगा। आपको ये सोच रहे हैं कि ये 2027 का तो अखबारों में ही आ रहा है, 2026 से तो टाइम तो लगेगा। दूसरी बात, आपके 2011 के उसमें जनगणना में 46 लाख आपकी जातियां आ गई, उनको करना बड़ा दुष्कर हो गया। अब उनको तय करना पड़ेगा कि किन किन जातियों को के नाम से इनका जातिगत गणना की जाए। जहां तक सवाल आ रही है कि 1931 की जो 30 की जो जनगणना है उसमें 4000 जातियां थी, शायद उनको ही आधार बना करके इस बार जातिगत गणना की जाएगी, तभी पार पड़ेगी। क्योंकि जातियों में से उपजातियां कैसे क्या स्थिति है इसको पार पड़ना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस भी केवल इसी कारण से नहीं कर पाई उसको कि जब 46 लाख जातियां सामने आ गई तो उसके सामने स्थिति आ गई, क्योंकि वो इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे। वो पॉलिटिकल लाभ लेने की शायद उनकी स्थिति हो सकती है, लेकिन वो उनको क्रियान्वित करने में इसलिए केवल सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो 40 लाख जातियों को कैसे आपको करेंगे। मेरा मानना ये है, जहां तक अभी पॉलिटिकल स्थिति है, आप एक जिक्र और आ रहा है कि भाई इन पंचायत चुनावों में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जो पंचायत के पंच और सरपंच के चुनाव ये तो व्यक्तिगत आधार पर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिला परिषद के और आपके पंचायत का जरूर प्रभाव होता है, लेकिन अभी कुछ लगता नहीं कि चुनाव तो अभी होने वाले हैं, तो इसलिए लगता नहीं कि इस पर कोई राजस्थान में इन चुनावों पर इस प्रक्रिया का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी तो लोगों को मन में ये भी शंका हो सकती है कि ऐसा ना हो भाजपा भी ऐसा ही करे जैसा कांग्रेस ने किया हो 2011 में। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा है
लेकिन आज की तारीख में तो हकीकत ये है कि सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है और इस घोषणा का रिएक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी इस वक्त ये सोच रही है और ये कह रही है कि उन्होंने इतनी लंबी मांग की थी, उन्होंने इतना संघर्ष किया, इसलिए सरकार को दबाव में आकर ये फैसला लेना पड़ा। यानी कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी, संदीप जी तो ये कहेगी और उसका फायदा भी होगा। तो कितना फायदा राजस्थान में आप देखते हैं संदीप जी, आपको सरकार को दबाव में लाकर इस फैसले को यहाँ तक लाने में कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस के वर्कर में इससे कितना उत्साह आया है? देखिए मोना जी, जो यहाँ पर ये पंचायत चुनाव की लिए बात कर रहे हैं, इस मामले का तो ये तो बड़ी दूर की बात है अभी, क्योंकि पंचायत चुनाव तो सरकार को कराने ही पड़ेंगे, चाहे 6 महीने बाद में कराने पड़े। मगर जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि देश में 90% लोग जो जातियों में बटे हुए हैं, वो उनको जो व्यवस्था में उनको आना चाहिए था, वो आ नहीं पा रहे, क्योंकि देश के सामने ऐसे आंकड़े नहीं है जिसकी वजह से उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। तो हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीति नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य एक मिशन है देश के नीति निर्माण के लिए। पंचायत चुनाव हुआ या कोई दूसरा चुनाव हुआ, उस ये दूसरा मामला है। जब आंकड़े आएंगे तब आप देखना कि जो कमजोर तबका है वो भी देश के नीति निर्माण में आगे आएगा, सामने आएगा और मुख्य धारा में आएगा, और उन्हीं को हम आगे लाने के लिए एक लगातार मांग कर रहे थे। मोना जी जी, सवाल राजकुमार जी ये है कि ये जो फैसले के साथ ही संशय इस तरह के उठ रहे हैं, ये सरकार और पार्टी के भीतर भी चर्चाओं में है कि ठीक है, अभी इसका जिस तरह से विपक्ष का एक मुद्दा आपने हाईजैक कर लिया है, विपक्ष को अब इस विषय पर ये तो कह सकते हैं कि हमारी वजह से सरकार को दबाव में आना पड़ा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सरकार को ये करना पड़ेगा। तो एक तरह से आपने विपक्ष का एक मुद्दा ही खत्म कर दिया। कितना फायदा इससे आप बीजेपी को देखते हैं? देखिए मीना जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी काम करने की मानसिकता इनकी कभी रही ही नहीं। अगर ये काम करते तो आज ये मुद्दा हमारे पास नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को नहीं बनाती। इनकी सरकारें लंबे समय तक कई राज्यों में रहीं, कई बार केंद्र में लोग रहे, परंतु इनमें हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, जिसके बदौलत ये ऐसा मजबूत निर्णय नहीं ले पाए जिसको आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है। दूसरी बात, स्थिति यह इनके यहाँ श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय में मिठाइयाँ खिला रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई, किसी के घर में शादी हो रही है और पड़ोसी के घर ढोल बज रहे हैं, तो क्यों के साहब हमने लड़के का रिश्ता बताया है। अरे आपका क्या लेना देना। मोदी जी ने बहुत सोच समझकर और जातिगत निर्णय, जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। आप ये नहीं समझ पा रहे इसके पीछे मोदी जी का कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमने अचानक से परिवर्तन हमें कैसे आ गया। तिवारी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जातिगत जनगणना से यही पता नहीं लगेगा कि कितने ब्राह्मण हैं, कितने बनिए, कितने गुर्जर हैं, कितने राजपूत हैं। इस जातिगत जनगणना से यह भी पता लगेगा कि देश में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं। कांग्रेस का नारा था, वो तो निश्चित रूप से होगा, वो तो निश्चित रूप से होगा। जब जाति आ जाएगी तो धर्म कहाँ बचा। आपका नारा था कि जितनी आबादी उतना हक। क्या कहना चाहते थे आप उस नारे से? आपको पता लग जाएगा जातिगत जनगणना से कि इस हिंदुस्तान के संसाधनों पर कितने लोग, किस धर्म के लोग, किस तरह का उसका उपयोग कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के पीछे कोई एक उद्देश्य नहीं है, समाज के विकास का उद्देश्य है। भारतीय जनता यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हमारी लगातार मांग है। अरे यार, कि समाज पिछड़ों का विकास। सुनने में क्या दिक्कत है आपको? जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है पिछड़ों का विकास, देश का विकास। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा पिछड़े वर्ग की बात करते आए हैं। अब नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने गंगा किनारे जाकर और वाल्मीकि समाज के लोगों के चरण धोए और उनके साथ खाना खाया। आज भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भजन लाल जी दलित लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जाकर उनकी समस्या में उनके शरीक होते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना का जो निर्णय है वो देश हित का निर्णय है, समाज हित का निर्णय है, देश के विकास का निर्णय है। बाकी ये जो सारी बातें हैं ना, इन सब बातों का जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा कि जातिगत जनगणना का निर्णय मोदी जी ने इस समय क्यों लिया। आज आवश्यकता थी जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना के आधार पर तय हो पाएगा कि किस धर्म के कितने लोग हैं। आप सन 1931 से लेकर आज तक नहीं कर पाए, वो काम मोदी ने चंद मिनटों में कर दिया। मोदी जी का ये जो क्या कहते हैं उसको, उनका जो ब्रेव निर्णय है वो ये निर्णय है। हमारे मदन राठौड़ जी ने भी इस पर अपना बयान दिया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भजनलाल जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी इस पर बयान दिया था। नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला है वो सर्वसम्मत फैसला है, देश के विकास का फैसला है, और मुझे उम्मीद है इस फैसले से देश के विकास में प्रगति होगी और देश आगे बढ़ेगा। राजकुमार जी, आपको अंदाजा है
समाज में संबंध कराने वाले की कितनी अहमियत होती है, इसलिए आप अब उसको कम मत आंकिएगा, नहीं उसको तो कम मत मिठाई बांट आंकिएगा। मोना जी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि अभी वाल्मीकि समाज का हम सम्मान करते हैं। अभी अलवर में आपने क्या किया था, हमारा नेता प्रतिपक्ष, हम वहां मंदिर में गए थे, आपने गंगा जल से धुलवाया था। आपका कृत्य तो देखिए, भाजपा कितना करती है दलितों का सम्मान। पलवानिया जी, आपके कथनी और करनी में फर्क है। आप भ्रम की राजनीति करते हैं, आप गुमराह करते हैं जनता को, आप जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मोदी जी हेडलाइन दे सकते हैं, डेडलाइन कभी नहीं दे सकते। देश में हेड आप हेडलाइन, मोदी जी हेडलाइन देने में माहिर है, डेडलाइन देने में माहिर नहीं है। हमारी लगातार मांग थी और हमारे दबाव की वजह से हम खुद कह रहे हैं कि जातिगत राजनीति, जातिगत जनगणना से समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, राज्य का विकास है। हम लगातार कह रहे हैं और हमारे दबाव की वजह से आपको ये करना पड़ा। मोना जी, आपके शांति धारीवाल जी ने कहा था मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होंगे, क्या किया? वो इश्यू पे नहीं है। आप देखिए राजस्थान में आपकी सरकार आने के बाद में कितने अपराध बढ़ रहे हैं। आज ही अखबारों की हेडिंग देखिए आप, दुष्कर्म की आज ही देख लीजिए आप हेडिंग आप ही आज ही हेडिंग देख लिए, आप ही की बनती है हेडिंग आप ही बनाते हो। आपकी भारतीय जनता पार्टी वो हेडिंग बनाने में माहिर है। देखो मेरी हमने सुना है ना आपको अच्छे से, ये तो मोना जी तय करेंगे कि किसने सुना किसने नहीं सुना है। हाँ मोना जी, और कोई सवाल? बहुत जल्दी मुझे लगा प्रवक्ताओं को कभी कभी मन करता है कि खाली 2 प्रवक्ताओं को शुरू कर दें और आप चुप होके बस सुनते रहें और जनता को कुछ समझ में नहीं आए। आप दोनों ने क्या बोला कोई नहीं समझा। प्लीज, डिबेट की एक गरिमा होती है, उसका सम्मान करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के बाद। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस वक्त एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है कि जातिगत जनगणना का फैसला इस वक्त देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसलिए लिया क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उस बीच में सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो इस देश के नागरिकों की गिनती करना चाहती है कि यहाँ कौन कितने किस धर्म और समाज से रहता है। खुद बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कहकर इस बात को हवा और ज्यादा भी दे रहे हैं। लेकिन बात यही रुकने वाली नहीं है। जातिगत जनगणना के नाम पर शुरू हुआ ये खेल आने वाले दिनों में और कितना इस देश के युवाओं का, इस देश के मीडिया का, इस देश के राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं का समय बर्बाद करेगा मालूम नहीं है। और उससे हासिल क्या होगा, कम से कम यहाँ पर एक बात साफ है, समाज को इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। समाज में भटकाव के अलावा इससे कुछ भी जो है वो सरकार योगदान देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों की राजनीति चलती रहनी चाहिए। इस देश की जनता को भी समझना चाहिए कि वो राजनीतिक दलों की राजनीति चलाने के लिए कितना उनके साथ हो और कितना अपने साथ खड़ी हो। जनता जिस दिन अपने साथ खड़ा होना शुरू कर देगी उस दिन राजनीतिक दलों को इस तरह की राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही।